अप्रैल 2023 में आप बाहर आए थे जेल से। उस दौरान चर्चा ये थी कि आप आरजेडी का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके बेटे चेतन आनंद जी आरजेडी से विधायक थे। चीजें अचानक बदल कैसे गई? स्वतंत्र भारत के एक स्वतंत्र एमएलए को बंधक रखा जाए, उसका मोबाइल सीज कर लिया जाए, ये कोई बर्दाश्त कर सकता है? आनंद मोहन बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2020 में जो टिकट देने की बात की तो आपने कहा कि उनके लोग हमारे पास टिकट के लिए आए थे कि आप हमारे साथ जुड़िए। ये कौन, आप लालू जी की बात कर रहे हैं या तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं? आप ये क्यों झांकना चाहते हैं? 14 में से 10 गवाहों ने साफ साफ कहा कि आनंद मोहन के भड़काने पर ही गोली चलाई गई। 3,500 लोगों पर आरोप थे। 115 सशस्त्र बल के बीच में 35 लोग मुजरिम बनाए गए, 34 लोग छूट गए, ऑर्डर गिवर छूट गए, मारने वाले छूट गए। सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन को सजा हुई। मैं अगर होता तो राख लगा के जीभ खींच के चेयर पे फेंक देता। ठाकुर का कुआं वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता में कहीं है कि ठाकुर जो है संसद के दहलीज पर बैठा है, इसको मारो। हम सीधी बात बोलते हैं विभाग, अगर मैं रहता तो मैं सच करके बताता कि जीभ कैसे खींचा जाता है, आसन पर कैसे उछाला जाता है। आपका और लवली आनंद जी का स्वार्थ था कि चेतन आनंद जी नीतीश जी की सरकार बचाते हैं, इसका फायदा टिकट के रूप में मिला। टिकटें आनंद मोहन के लिए मामूली बात है। आप नहीं जानते तो थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। ऋतु जायसवाल जी भी मंच पे कई बार ये बोलती हैं कि मैं आईएएस की पत्नी हूँ और मेरे सामने आईएएस के हत्यारे की पत्नी है। हमको कोई हत्यारा कह दे तो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए सह रहे हैं कि वो बहुत बच्ची है, नादान है। एक तस्वीर वायरल हुई थी, आप परोल पे आए थे, आपकी बिटिया की सगाई की तस्वीर थी पप्पू यादव के साथ गले मिलते हुए। चलिए बहुत आप लोग। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की एक सीट पर चुनाव होने वाला है, शिवहर। शिवहर इस बार फिर से चर्चा में है और चर्चा की वजह है यहाँ से जदयू के टिकट पर लवली आनंद का उम्मीदवार होना, और मैदान में लवली आनंद हैं और उनका साथ देने के लिए हैं आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, आप जब बाहर नहीं थे, जेल में थे, इस दौरान शिवहर की सीट पर 2 बार लवली आनंद जी चुनाव लड़ी और ये तीसरा मौका है। मैं 2009 और 2014 की बात कर रहा हूँ और 2024 में क्या चीज़ें बदलने वाली हैं? बिल्कुल। अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां, एक होता है कि आप जान रहे हैं कि मैं हार रही हूँ या हार रहा हूँ, फिर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जूझना, संघर्ष करना, ताकि अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपनी राजनीतिक विरासत है क्षेत्र में, इसको संजो के रखा जाए। तो ये अलग बात होती है कि और अनुकूल परिस्थितियाँ, जब गठबंधन से हो लोग, अनुकूल परिस्थितियाँ हो, तब बातें दूसरी होती है। राजनीति में कभी 1 और 1, 1 + 1 2 नहीं होता। अनुकूल परिस्थितियाँ जब अनुकूल होती हैं तो 1 + 1 11 हो जाता है। आज वही स्थिति है। 1 + 1 11 हो जाता है, पर इस 1 + 1 में आज की तारीख में आपके साथ, आप जदयू के टिकट पे हैं लवली आनंद जी, तो उनको नीतीश जी का साथ है। आप कह रहे हैं दूसरा साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी का है 1 +। हालांकि जब अब अप्रैल 2023 में आप बाहर आए थे जेल से, उस दौरान चर्चा ये थी कि आप आरजेडी का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके बेटे चेतन आनंद जी आरजेडी से विधायक थे और शिवहर विधानसभा से थी। तो चीज़ें अचानक बदल कैसे गई? देखिए, आरजेडी कभी खुद को एक राजनीतिक दल में अपनी पहचान बना ही नहीं पाई। ये पार्टी बिल्कुल ऐसे चला रहे हैं लोग इस पार्टी को जैसे एक गिरोह चलता हो। जो राजनीतिक संगठन होते हैं, सोच होते हैं, जो
राजनीतिक विचारधारा है, जो कुछ सिद्धांत हैं, जो खुद को समाजवादी लोग कहते हैं, तो उस लाइन पर ये चला ही नहीं कभी, है ना। बिल्कुल बतौर एक गिरोह पार्टी को चलाना और राजनीतिक साँचे में, ढांचे में इसको ढालना अलग बात है। हम लोग भी पार्टी चलाए हैं, बिहार पीपुल्स पार्टी, और वो काडर की पार्टी थी। मात्र 1.5 वर्ष में वो 324 सीटों पर लड़ी। कहाँ उड़ीसा का बॉर्डर और कहाँ नेपाल का बॉर्डर, कहाँ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, कहाँ मध्य प्रदेश और आज का छत्तीसगढ़ को छूता हुआ बॉर्डर, उसमें हमने बड़ी अच्छी लड़ाई दी, अच्छा फाइट दिया। कईयों से हमारे आज की जो पार्टियां हैं नेशनल और क्षेत्रीय, उनमें हमारा जो जनाधार था या फिर जो हमारी राजनीतिक उपलब्धियां थी वो बेहतर थी। आप राजनीतिक उपलब्धियों की बात कर रहे थे और आप बोल रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल एक गिरोह की तरह काम करती है, उसमें पार्टी के कार्डर बेस्ड खेल आपको नहीं समझ में आता कि क्या पैटर्न है उसकी। हालांकि उसी पार्टी के टिकट पे आपके लड़के विधायक 2020 में शिवहर से बने, सब कुछ ठीक था। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले चीज़ें कुछ अलग होने लगी। बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये हमने किसी भी पार्टी को ये आवेदन नहीं दिया है। ये जो लोग थे वो स्वयं से चलकर मेरे पास आए थे, प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए थे, और तब ये कि आरजेडी कोई अछूत नहीं है, आपको जेल में रहते या रहने के कारण दूसरी पार्टियां प्रपंच कर रही है, आपके साथ छल कर रही है। ऐसे में आप अगर हम पर यकीन कीजिए तो रिजल्ट अच्छा होगा। और फिर लोगों ने ये प्रस्ताव लाया, अगर वो 2 सीटें हमको दी तो 200 सीटों पर हमारा समर्थन लिया। लेकिन जहाँ तक मेरे निकलने का सवाल था, उस पर दिखी जरूर कि हमारे साथ है, लेकिन जब भी महागठबंधन की सरकार बनी तो जब भी मेरे नाम पर कोई सहमति बनती थी तो 2-4 मैंने जो बेदाग या कहिए दागदार छवि, बेदाग नहीं, कुछ बदनाम लोगों को मेरे साथ इंक्लूड कर दिया जाता था और मेरा मामला फंस के रह जाता था। हमने देखा जो उसके बाद तो तकलीफें होती थी कि भाई अब जब निकलने की बारी आई है, 14 साल हमने आजीवन कारावास की मुराद होती है 14 साल, जो जानकार हैं वो जानेंगे। वैसे आप लोग तो बड़ी चिल्पो मचाए, बड़ी हंगामा किए, कानून में बदलाव लाकर आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। मैं सुन रहा था ना, सब एक तरफ से ये आपको सिर्फ आपके माध्यम से हम, ये बड़ी बचकानी बात होती है। मैं भी आया हूँ पत्रकारिता से। इमरजेंसी में जब सेंसरशिप की तलवारें लटकाई गई इंदिरा जी के राज में, तो आप में से बहुत लोग शायद धरती पर आए नहीं होंगे जब 18 वर्ष की उम्र में आनंद मोहन बतौर क्रांति दूत के संपादक विरोध करते हुए उस फांसीवाद के खिलाफ, उस काला कानून के खिलाफ हम जेल गए थे। वहाँ से हमारी शुरुआत। इसलिए हमें लगता है कि पत्रकारिता जितनी जिम्मेवार होनी चाहिए, जो हमारा आज़ादी के पहले गुलाम भारत में जो हमारी इज्जत थी दुनिया के सामने, प्रेस की जो इज्जत थी, भारतीय प्रेस की, वो अद्भुत थी। आज हम में जो गिरावट आई है वो भी अद्भुत है ना। बिना सोचे समझे मैं आनंद मोहन को, ये हमारे विवेक पर है, हमारी उदारता है कि जब कोई हमको हत्यारा कहता है तो मैं सह लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहा है क्या हमको हत्यारा? देखिए, इसको मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं कि आप उस जेल नियमावली के बदलाव की बात करें जिसका नोटिफिकेशन 10 अप्रैल 2023 को जारी हुआ।
उसमें आपकी तरफ से यही दलील है कि पूरे देश में उम्र कैद की जो सज़ा है उसमें एक समानता होनी चाहिए, और बिहार में वो समानता नहीं है। बिहार में नियमावली में यही बदलाव हुआ कि अगर सरकारी अधिकारी की हत्या के किसी भी दोषी को नहीं छोड़ना, जेल से नहीं रिहा करना, उस वाले क्लॉज को हटा दिया। आप फिर से बड़ी डीपली आप लोग प्रेस में अगर जिम्मेवारी से कोई काम करते, कलम उठाते हैं या माइक उठाते हैं, तो मैं कहूँगा कि आजीवन कारावास का मतलब कभी भी आजीवन नहीं होता कि वो जेल में व्यक्ति सड़ जाएगा, है ना। उसका होता है, हमने कहा कि उसकी मियाद होती है 14 साल, 6 साल परिहार होता है। ये जो कानून था कि पब्लिक सर्वेंट की मौत के बाद आपको परिहार नहीं मिलेगा, मतलब आपको 20 वर्ष जेल में रहना होगा, ठीक है। ठीक है। और अगर आम आदमी मारे जाएंगे तो 14 और 6 परिहार, 6 साल आपको छूट मिलेगा और आप बाहर आ जाएंगे। मैं 14 साल के बाद भी जेल में था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें फटकार लगाई गई है सरकारों को कि भाई एक रूपता लाइए, कानून में एक रूपता लाई जाए, सजा में एक रूपता हो, न्याय में एक रूपता हो। राष्ट्रपति मरे तब और चपरासी का बेटा मरे तब, आम आदमी मरे तब, और कोई MP MLA मंत्री बने तब, मरे तब, सजा एक ही होगा। भारतीय संविधान की ये मूल आत्मा है। आप उसके विपरीत किसी स्टेट में अगर कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट के मारे जाने पर आपको परिहार नहीं मिलेगा, तो उस बंदी कैदी के साथ अन्याय है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए। जो लोग कहते हैं कि हम पर हत्या का आरोप था, नहीं, माफ कीजिएगा, इस देश में आप लोगों के सामने भड़काऊ भाषण पर एक जजमेंट आया और जजमेंट में कहा गया कि ऑडियो स्पष्ट नहीं थे और वीडियो धुंधला था, ठीक है। हमारे मामले में तो ऑडियो था न वीडियो था। 3,500 लोगों पर आरोप थे। 115 सशस्त्र बल के बीच में 35 लोग मुजरिम बनाए गए भीड़ के अंदर से, 34 लोग छूट गए, ऑर्डर गिवर छूट गए, मारने वाले छूट गए, सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन को सजा हुई। ये अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक इसमें मैं आपको टोकना सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ कहा था कि 14 में से 10 गवाहों ने साफ कहा कि आनंद मोहन के भड़काने पर ही गोली चलाई गई। फिर आप जो है गलत बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा। फिर इसके अंदर में जाइए ना, ये शब्द ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, ये 14 और 10 शब्द ही नहीं। सेम चार्ज थे लवली आनंद पर, आनंद मोहन पर, अखलाक अहमद पर और अरुण कुमार पर सेम चार्ज थे, उकसाने का, भीड़ को उकसाने का, ठीक है। अगर सेम चार्ज सबके थे तो सेम चार्ज में सब कैसे छूट जाएगा? ये खुद में एक अद्भुत मिसाल है कि सेम चार्ज में सब कैसे छूट जाएगा। एक आदमी ही गुनाहगार कैसे होगा? मारने वाले कैसे छूट जाएंगे? एक बार सुप्रीम कोर्ट उसी गोपालगंज के DM शमशर व्यास जी थे, तो व्यास जी के मामले में एक थे मारने वाले और एक थे ऑर्डर गिवर। तो कहा कि जो ऑर्डर गिवर को बाइज्जत बरी कर दिया गया और ये कहा गया कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही किसी के कहे पर हत्या जैसा जघन्य अपराध कर सकता है, और उसके शिष्य को, ऑर्डर गिवर को छोड़ दिया गया और शिष्य जिस पर चार्ज था मारने को, उसको फांसी की सजा भागलपुर में हुई। मेरे मामले में उलट गया,
मारने वाले भी छूट गए, आर्डर गिवर भी छूट गए। और एक आर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो नज़ीर होता है, उदाहरण होता है, नियम बन जाता है। तो मेरे मामले में वो नियम क्यों नहीं रहा कि आर्डर गिवर छोड़ दिए गए बाइज्जत बरी। उसी गोपालगंज के डीएम व्यास जी की मौत पर, हत्या पर, मारने वाले को फांसी की सजा हुई, आर्डर गिवर रिहा हो गए। मेरे मामले में आर्डर गिवर को फांसी की सजा, आजीवन कारावास और 16 साल काट के निकले। ये इस पर आपने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की थी जब ये फैसला आया? ये सब बातें, ये क्यूरेटिव होता है। क्यूरेटिव को मैं बचा के रखा हूँ, वो कभी ख़त्म नहीं होता। भगत सिंह पर जो चार्जेस थे, उनके निधन के बाद पाकिस्तान में जो वकीलों का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक टीम न, कि ये हमारी साझी विरासत है, हमारे शहीद, दोनों मुल्क के शहीद थे, दोनों मुल्क के आइडियल थे, आदर्श थे। तो वो क्यूरेटिव फाइल किया 36 वर्षों के बाद, और भगत सिंह को इस आरोप से मुक्ति मिली। मैं उस क्यूरेटिव को बचा के रखा और फिर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस पे बाद में आएंगे। बस में एक बात आप बोल रहे थे इससे पहले, इस जवाब मतलब लंबी चर्चा हो गई इस मुद्दे पे। चुनाव का वक्त, हाँ आते हैं। ये लंबी बहस हम बाद में 2020 में जो टिकट देने की बात की, तो आपने कहा कि उनके लोग हमारे पास टिकट के लिए आए थे कि आप हमारे साथ जुड़िए। ये कौन, आप लालू जी की बात कर रहे हैं या तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं? उन्हीं लोगों से पूछिए, उस कैंप से पूछिए, उनके प्रेसिडेंट से पूछिए, उनके जो कैशियर हैं उनसे पूछिए, जो लोग संपर्क किए थे उनसे पूछिए। ठीक है, फिर 12 फरवरी 2024 को ऐसा क्या बदल जाता है कि चेतन आनंद जी आपके साथ सीएम आवास में नजर आते हैं? उस दौरान क्या हुआ, मतलब उसके बीच में ऐसी कोई किस बातचीत जदयू में हुई जो चीजें, बताइए, खुल के बताइए ना एक बार। देखिए, यही शिवहर गवाह है। चेतन आनंद को बार बार जलील किया गया। एक सुबोध राय की यहाँ हत्या हुई न? मैं उस दिन भी, उस रात भी बोला था, जब मेरा डिबेट में मेरी बहस हुई थी नवोदित नेता से, तो हमने कहा था कि तू आंगन में चले गए। विधायक उस क्षेत्र का चेतन आनंद है और आंगन में गालियां दी गई, आरोप लगाए गए। तुमने पक्ष जानना जरूरी समझा कि चेतन आनंद जैसे भोले भाले लोगों पर सारा क्षेत्र जानता है, दुनिया जानती है, ये पूरा प्रदेश जानता है वो कितना सीधा लड़का है। उस पर कोई आरोप लगा, किसी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति की हत्या हुई, गैंगवार में हत्या हुई, और उसको जातिगत कलर दे करके तेजस्वी यादव को बुलाया गया, जबकि उसके पहले चेतन आनंद और लवली आनंद इसका पुरजोर विरोध कर चुकी थी कि जो मुजरिम है वो बख्शे नहीं जाए और जो निर्दोष है वो फंसे नहीं, फंसाए नहीं जाए। ये ऐसा करके धरना प्रदर्शन हुआ था। बावजूद इसके आप आते हैं, विधायक को बाहर रखते हैं, अंदर विधायक को गाली दी जाती है, आरोप लगाए जाते हैं। आपने पक्ष जानना शुरू जरूरी समझा, सरकार आपकी थी, जांच करवा लेते। इस मामले में क्या ये चोट पहुंचा। उसके बाद आप यहाँ किसी को संगठन में नॉमिनेट कीजिएगा तो विधायक से पूछिएगा ना कि आपकी भी राय जाननी चाहिए। यहाँ संगठन में शिवहर यूनिट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी, तीसरी, ठाकुर का कुआं जिसमें सरकार डूब गई। ठाकुर का कुआं पर, इस पर मैं आना चाह रहा था। इस मामले में बहुत आपने तीखी टिप्पणी की है। मैं अगर होता तो राख लगा के जीभ खींच के चेयर पे फेंक देता, मनोज झा। पर वो इस परिप्रेक्ष्य में आपने इसको किस परिप्रेक्ष्य में लिया उस कविता को? आप बताएं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं। ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो स्त्री विमर्श की कविता है। ये दलित साहित्यकार है, ठीक है। स्त्री विमर्श का जब जिक्र हो,
महिला आरक्षण का जिक्र हो तो उसमें ठाकुर का कुआं क्या करना है? तब तो था, तब तो मैं बड़ी लोगों को लगेगा, तब ये था। स्त्री विमर्श में ही बहुत तीखी कड़वी कविता है, मैं अपनी जुबान से नहीं बोलना चाहता, है ना। मैं आपको उस कविता का नाम दूंगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। लेकिन वो दूसरी जाति के पर टिप्पणी थी और स्त्री विमर्श पर था, तो आपने नहीं रखा। और स्त्री विमर्श पर बात चल रही है, महिला आरक्षण पर बात चल रही है, और आप उसको ठाकुर का कुआं ले आए। ठाकुर का कुआं वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता में कहीं है कि ठाकुर जो है संसद के दहलीज पर बैठा है, इसको मारो। ठाकुर जो है वो न्यायपालिका में बैठा हुआ है, वहाँ मारो। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर लठ लेके ठाकुर जो है खेत पर खड़ा है, खलिहान पर खड़ा है, इस ठाकुर को मारो। ये बोला, ये रिश्ते में खटास लाने की दूसरी वजह बिल्कुल थी। बिल्कुल। आप देखिए, हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के काम, वो काम आए देश की आज़ादी के लिए। 3 पीढ़ियों के 6 लोग, लोकतंत्र लाया। उस लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य और हमारा ये संविधान मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी आहत करने का अधिकार नहीं देता। तब ऐसे में उस संविधान का ओथ लेके आप एक जाति विशेष को आहत करते हैं अपनी वाणी से, तो मैंने कहा अगर मैं रहता तो मैं सच करके बताता कि जीभ कैसे खींचा जाता है, आसन पर कैसे उछाला जाता है। और ये मुहावरा है, ठाकुर का कुआं ये प्रतीक है। और प्रतीकात्मक कविता पर कोई टिप्पणी पर आपको बड़ी जोर से लगे, आप कहते हैं आप क्यों आहत हुए, ये तो प्रतीकात्मक कविता है, तो मुहावरा पर क्यों आप उछलने लगे? क्यों देश, मैंने उस पर आपत्ति मैंने उस पर नहीं जताई है। आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, फिर आप अपने ऊपर ले लिए, है ना। ब्राह्मण है आप नहीं, हम सीधी बात बोलते हैं बेबाक, तो अपने ऊपर मत लीजिए। मैं उस व्यक्ति पर बोल रहा हूँ, उस पार्टी पर बोल रहा हूँ, है ना, उस पार्टी पर बोल रहा हूँ। ब्राह्मणों के लिए आनंद मोहन शपथ ले रहा था मंत्रिमंडल का, ठीक है। मेरी माँ का एक बयान आया, परसों मेरा शपथ था, आज माँ का आदेश कहिए मेरे लिए आया कि जब गाय, गरीब और ब्राह्मण सताए जाएं तो राजपूत ओथ नहीं लेता, जंग में जाता है। और मेरे लिए वो ब्रह्मा का लकीर हो गया, आदेश बन गया, मैं ओथ छोड़ दिया। उसी में ब्राह्मणों की इज्जत, असमत, आबरू, खेत खलिहान, तब सब पर संकट आया था जब आनंद मोहन को लोगों ने याद किया था और आनंद मोहन ने अपना फर्ज निभाया था। तो अगर आपके लिए मैं मुकदमा ले सकता हूँ, मेरा इशारा कहीं आप नहीं, वो है जो व्यक्ति बोल मैं इस बात मैं समझ गया, आप मेरी ओर इशारा नहीं कर रहे। तो जो व्यक्ति उछल रहा था ठाकुर का, और ये पूरा लोग उछलने लगे, वही लोग थे जिसके वो चाटुकार है आज की तारीख में, है ना। वही व्यक्ति थे, उन्हीं का शासन था जब ब्राह्मण अपमानित हो रहे थे, लांछित हो रहे थे, पलायन कर रहे थे, और उनके खेत खलिहान, इज्जत, आबरू पर बन आया था। तब आनंद मोहन खड़ा हुआ था, और आनंद मोहन खड़ा ही नहीं हुआ था, उसकी कीमत चुकाया था, मुकदमे लिया था, हमारे साथी मारे गए थे, अजय झा और कलानंद सिंह। तब ये फिटकिड़ी झा जी सहरसा की गलियों में कंचा खेलता था हाफ पैंट पहन के। जब एक समाज की अस्मिता को लेकर आनंद मोहन लड़ रहा था,
आज वो चाटुकार है उसी राज का, उसी जंगल राज का ये चाटुकार है ना। और वो अगर कुछ बोलता है, उस पार्टी में चेतन आनंद होते हैं और सवाल खड़ा होता है पूरे देश में, तो उस पार्टी, हमने कहा कि गिरोह है, जैसे डाकू मंगल सिंह का गिरोह था, मोहर सिंह का गिरोह था, फुल्लन देवी का गिरोह था, वैसे ये लोग गिरोह चला रहे। अगर ये गिरोह नहीं होता, बातें पूछी जाती, एक राज्यसभा सांसद ने कुछ बोला कहा और एक विधायक उस पर आपत्ति किया, कड़ी आपत्ति, एक ही दल के। पार्टियां अगर चली होती, अगर ये पार्टी चलाए होते तो दोनों को साथ बुलाते, पूछते कि किस बात पर ये गुस्सा है, पक्ष जानते। क्या पक्ष जाना गया? अकलोल है, बकलोल है, ढकलोल है, 9वीं क्लास पास, तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, बहुत मेधावी है, वो वेलहम बॉयज से पास आउट है, वो सिम्बायोसिस पुणे से उच्च शिक्षा पाया है, वो है बकलोल, वो है ढकलोल। और तुम्हारा जो अकलोल बकलोल ढकलोल है वो बहुत प्रतिभावान है। तो ये इस बात का वहाँ जो कारण बना वो ये बात थी। तीसरी बात, हमने कहा कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी। 6 लोग स्वतंत्रता सेनानी थे परिवार में, मेरे भी और लवली आनंद के परिवार के लोग, रामेश्वर बाबू और राम बहादुर बाबू दोनों मित्र हुआ करते थे। हमारी शादी की वजह वही हुई। अब स्वतंत्रता के 77 वर्षों बाद स्वतंत्र भारत के एक स्वतंत्र एमएलए को बंधक रखा जाए, उसका मोबाइल सीज कर लिया जाए, ये कोई बर्दाश्त कर सकता है, आनंद मोहन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बता रहे हैं तेजस्वी के घर पे जब चेतन आनंद मौजूद थे उस दौरान की कहानी बता। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। उनका मोबाइल रख लिया था, पुलिस भी वहां पहुंची थी। सर विदित है, एक आदमी के नहीं रखे गए थे, सबके मोबाइल सीज हुए थे। अपने लोग अपने घर में सोए थे, पंडाल बना के जाड़े में बाहर सुलाया गया था, लेबर की तरह बाहर खाट बिछा था ठंडक में। और लेकिन मैं इसमें एक और दलील आती है कि संभवतः इसमें आपका और लवली आनंद जी का स्वार्थ था कि चेतन आनंद जी नीतीश जी की सरकार बचाते हैं, इसका फायदा टिकट के रूप में मिला। नहीं, ठीक, बहुत अच्छी बात है। स्वार्थ की ही राजनीति करते है ना, तो ये जेल नहीं काटते है ना। जमीर जिंदा है, इसलिए किसी के सामने झुके नहीं आज तक। और टिकटें आनंद मोहन के लिए मामूली बात है ना। आप नहीं जानते तो थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मैंने अपनी शर्तों पर ठसक से राजनीति की है। ठीक है, हम चलते हैं टिकट की बात। हम आप यहाँ पर लवली आनंद जी के सामने रितु जायसवाल जी हैं। उस टिकट बंटवारे में तेजस्वी जी का जो स्ट्रैटेजी नज़र आती है हम लोगों को बाहर से, कि रमा देवी जी का टिकट एनडीए से कटता है, वो वैश्य समाज से आती थी, एक नाराज़गी है। और रितु जायसवाल जी को मैदान में इसलिए उतारा जाता है कि वो भी वैश्य समाज से संबंध रखती हैं, ताकि वो वैश्य समाज की नाराज़गी को भुना पाएँ और वो अपने कोर वोटरों के साथ इस सीट पर आपको मजबूत चुनौती दे पाए। ये राजनीति है, लोग अंतिम प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, हाथ पांव तो मारेंगे, बैठे तो नहीं रहेंगे। ये तो सब तो राजनीति का अंग है ना। लेकिन सवाल है कि वैश्य किसको अपना नेता मानेगा? उस लालटेन वाली को जिसके राज में वैश्यों का सबसे ज़्यादा अपमान हुआ, वैश्यों का सबसे ज़्यादा अपहरण हुआ, वैश्यों का सबसे ज़्यादा ये रंगदारी वसूली इसके शिकार हुए, पलायन के शिकार हुए, भागना पड़ा प्रदेश छोड़ के। उसको उस अंधेरे युग में वैसे जाएंगे या वो अपना नेता नरेंद्र भाई मोदी को मानेंगे, अमित शाह को मानेंगे? ये सवाल है। स्वांता सुखाए बहुत बातें हैं, मैं तो नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता। कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई एक तरफा है ना। जनता जब कमान संभाल लेती है ना। अगर लड़ाई होती तो क्या मैं ऐसे समय में आपको इंटरव्यू के लिए उपलब्ध रहता क्या? ये इतना रिलैक्स होकर के क्यों आपको इंटरव्यू देता? भागम भाग होता, मारा मारी होती। बहुत आश्वस्त हैं, कितने मार्जिन से जीतेंगे सीट? ये देखिए, अब जो लड़ाई है
वो जीत की और हार की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ है मार्जिन की लड़ाई, ये है फासले की लड़ाई। और वो बड़ी तेज़ी से बदलाव आया है। और मैं आपको बताऊं, ये जो 4 दिन 5 दिन शेष है, इसमें बहुत फासला और बढ़ेगा। इस बीच बयानबाजी भी जारी है चुनावी मैदान में। कैंपेन में ऋतु जायसवाल जी की टीम या ऋतु जायसवाल जी भी मंच पे कई बार ये बोलती हैं कि मैं आईएएस की पत्नी हूँ और मेरे सामने आईएएस के हत्यारे की पत्नी है, जनता को तय करना है कि किसे संसद भेजना है। इस टिप्पणी पे आप क्या कहिएगा? कैसा फुहर बयान है ये। इसी एक सच और झूठ को आप लोग पकड़िए, पता कीजिए कि वो आईएएस है भी क्या। सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि क्या वो आईएएस है। इसी झूठ और सच को पकड़िए, है ना। दूसरी बात कि मैं सीधा सीधी कोर्ट में घसीट दूंगा अगर मैं चाह लूँ। जहाँ सुप्रीम कोर्ट हमको कहा है, उकसाने का आरोप लगाया है, हमको कोई हत्यारा कह दे तो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए सह रहे हैं कि वो बहुत बच्ची है, नादान है ना। राजनीतिक कोई अभी परिपक्वता नहीं है, हम इग्नोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस घटना को महज संयोग के, सुप्रीम कोर्ट जिस घटना पर अपनी कलम चलाते हुए के कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं था जिसके कारण किसी को आप फांसी की सजा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि हत्या नहीं, उकसाने के आरोप हैं, उसको अगर कोई हत्यारा सीधे हत्या का आरोप लगा दे तो हम कोर्ट में घसीट सकते हैं। लेकिन किससे उलझना है? वो देखिए, आप दोस्त किसी को बनाइए, नुकसान नहीं है। रिक्शा चालक को बनाइए, एमएलए एमपी को बनाइए, किसी पूंजीपति को बनाइए, किसी गरीब को बनाइए, राष्ट्रपति को बनाइए, सब फायदेमंद है। गरीब भी किसी दिन आपके काम आ जाएंगे। दुश्मन सोच के बनाना पड़ता है। जो दुश्मन सोच के नहीं बनाएगा वो बहुत छोटा हो जाता है। आप अगर लड़ जाइए रिक्शा चालक से, आपका स्टैंडर्ड रिक्शा चालक के बराबर का है। आप अगर कलेक्टर हैं और आप अपने ही मातहत चपरासी से भिड़ते हैं तो आपका रैंक स्वतः घट जाता है, हैसियत स्वतः घट जाती है। हमको इतनी समझ है कि किसको मुंह लगाना चाहिए, किसको जवाब देना चाहिए। ये लोकतंत्र है, हमारे पुरखों की देन है। आलोचनाएं, यहाँ छूट है आलोचनाओं की। मतभेद इसका गहना है, मतभिन्नता इसका जेवर है। यही लोकतंत्र है, ये इसकी यही खूबी है। लेकिन गाली गलौज नहीं, कटुता नहीं, दुश्मनी नहीं। अगर मैं कुछ करूं तो ये दुश्मनी माना जाएगा। और दुश्मनी किससे? कल की बच्ची से, जो एक मुखिया बनने के बाद उलबुला गई है और अपने ही पंचायत में हार गई एमएलए के सीट पर। अब पता कीजिए, जो इतना पॉपुलर अवार्ड पाने वाली हो, वो अपने ही पंचायत में 1800 से कैसे हार गई? अपने ही पंचायत में अल्प अवधि में 2 मुकदमा कैसे हो गए? आज लवली आनंद का देखिए कि मुकदमा भी है कोई तो मिलेगा 0। और वहाँ देखिए वो क्या यस या नो, आप पता कीजिए। 2 मुकदमे उसी अंतराल में हो गए। क्या होता है मुखिया? मैं किसी जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं करता, लेकिन एक से एक अच्छे कार्य करने वाले मुखिया यहाँ मौजूद हैं। अवार्ड खरीद करके पुरस्कृत हो जाना, कैसे अवार्ड मिलता है आप नहीं जानते हैं क्या? आप प्रेस के लोग, आपसे छुपा हुआ नहीं है। कैसे मैनेज किया जाता है अवार्ड, सब जानता है। हम लोग इतनी देर से हम आपसे बात हो रही है सर, बार बार चर्चा 5 दिसंबर वाली घटना पे आ रही है। क्या हुआ था उस रात? आप तो प्रत्यक्ष, मतलब क्या हुआ था उस दिन? आप 5 दिसंबर जैसे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं,
भीड़ उकसाने वाला मामला, तो सब कुछ चलिए, इस सब का कभी हम दिल्ली आएंगे तो जवाब देंगे। मेरी एक कविता है, और मैं कातिल हुआ। जेठमलानी जी हमारे वकील थे, देश के जाने माने। जब उनको हमने वकील हायर किया तो उन्होंने कहा कि मुवक्किल से बड़ा अपना वकील दूसरा नहीं होता, और आप अपना पक्ष स्वयं लिख के भेजे जो हमको सहायक हो, जिससे हम सहायता ले सकें। तो हमने 52 पेज पृष्ठ का वो भेजा। बाद में मेरे मन में आया कि इस पर कलम उठाएं, कविता लिखें। तो एक कविता आई, और मैं कातिल हुआ। उसमें सारे पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगी क्या हुआ था, नहीं हुआ था। हुआ यही था कि जज ऊपर से देख रहे थे हाई कोर्ट के, और जज ने कहा कि अगर आप तो वकील साहब छोड़िए, आपके डीजीपी और आपके गृह सचिव अगर कोर्ट में आकर के कहे कि आनंद मोहन या लवली आनंद ने डीएम की हत्या की है, तो मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि उस दिन मैं उस प्रत्यक्ष गवाह था। अपनी छत से खबड़ा गांव में मेरा घर है। ये कोर्ट का बयान है। इसलिए पूरी दुनिया, मुजफ्फरपुर का बच्चा मैं आप सबको चुनौती देता हूँ, आप मुजफ्फरपुर में घूम लीजिए। इस पर रेफरेंडम लालू जी ने किया, हासिल किया एक बार, जब मुझको सेल में बंद करके पूरी दुनिया से काट करके संवादहीनता, दूसरी तरफ आरोप, हर प्रखंड में, हाट बाजार में हेलीकॉप्टर उतार के मुख्यमंत्री जी ने रेफरेंडम लिया और कहा कि अगर आनंद मोहन जीत गए तो मैं पद से ही इस्तीफा ही नहीं करूँगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं जीता भी जेल से, न कोई पद छोड़ा, न राजनीति से संन्यास लिया। आज अगर उनकी चेली आई है तो मुगालते में है। 2 बार मैं यहाँ से जीता, ठीक है, और अब 28 वर्षों के बाद वो फिर बात ला रहे हैं लोग। तो हम तो कहेंगे कि तब की स्थिति कुछ और थी। आनंद मोहन जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए नहीं था। आज हम मैदान में हैं। तब आपकी सरकार थी, आज हमारी सरकार है। तब केंद्र में भी आपकी सरकार थी, आज हमारी सरकार है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां और अनुकूल परिस्थितियां, ये दोनों का फर्क होता है। एक तस्वीर वायरल हुई थी, आप परोल पे आए थे, आपकी बिटिया की सगाई की तस्वीर थी, पप्पू यादव के साथ गले मिलते हुए। बहुत किस्से सुने हैं हम लोगों ने। चलिए, बहुत आप लोग, अनुज है, छोटा भाई है। अनुज छोटा भाई। आते हैं चुनावी मैदान में। आपने कहा कि हम बहुत जीत के लिए आश्वस्त हैं, अब मार्जिन की लड़ाई आते हैं। मार्जिन की लड़ाई है तो इसमें आपने एक 11 की बात की थी। तो आपने कहा एक पक्ष उसमें जदयू का है, एक पक्ष केंद्रीय लीडरशिप बीजेपी का है, जो केंद्र की पार्टी है। तो बीजेपी में आप अभी हाल फिलहाल में किससे अपना भी पक्ष है। हाँ, जब भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में लवली आनंद या आनंद मोहन लड़े, 1 लाख वोट मेरा रखा रहता है शिवहर में। जो हार्डकोर हमारे वोटर हैं, जो पीछे से, साइड से है, सबसे पीछे, पिछले पायदान पर शिवहर में जब 2009 में चुनाव लड़ा था लवली आनंद जी ने, तो उनको 80,000 के आसपास मत मिले थे। 2014 में चीजें और खराब हुई थी, जब उनको सिर्फ 40,000 के आसपास मत मिला था। कहा कि ये आप मानेंगे ना, हम वो लवली आनंद अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए कि वो अपना ठिकाना न चेंज करे, दूसरी पार्टी में न जाए, जानते बूझते, एक होता है कि जीत सुनिश्चित हो तो लड़ना और जीत जाना, ये योद्धा नहीं होते। योद्धा वो होता है जो हार सामने देखते हुए लड़े और मुकाबला करे। इतिहास में योद्धा वो हुआ है ना? लवली आनंद एक आयरन लेडी है, वो हमसे सीनियर रही है राजनीति में। पहले वो लोकसभा गई, बाद में मैं आया, है ना? और अपने उम्र की 26वें साल वो एमपी बनी थी। आज जो लोग, अनुभवहीन लोग टीका टिप्पणी करते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो 2 बार राज्य की सबसे बड़ी पंचायत की
मेंबर रही और एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत की मेंबर रही। और वही थी कि बच्चों को भी संभाली, परवरिश भी की, पति के लिए मुकदमा भी लड़ी और अपने कार्यकर्ताओं को सहेज करके भी देश में रखी। ये बड़ी बात है। किताबों पे आते हैं, आपका एक रूप वो भी एक आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा वो है। 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं आपके नाम। लिखने का शौक कहाँ से आया? पत्रकारिता वाली बात आपने बताई। देखिए, मेरी शुरुआत हुई पत्रकारिता से, ठीक है। मेरे आर्टिकल छपते रहे अखबारों में, एमएलए जब तक थे, एमपी जब तक थे, है ना, तब भी छपते थे। और देश के नामी गिरामी अखबारों में, आज में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में, आज भी आपको देंगे आर्टिकल, एक से एक गंभीर आर्टिकल है ना, वो सब छपते रहे। तो लिखने पढ़ने का शौक तो बचपन से था। अब जब व्यक्ति जब जेल में जाता है, तन्हा होता है, तो सामने जब ऊंची लंबी लाल दीवारें हों, बाहर आप देख नहीं सकते, तो आदमी अपने अंदर झांकता है। और जितनी गहराई से व्यक्ति अपने अंदर झांकता है, बातें उतनी ही गंभीर बाहर आती हैं। मेरे साथ वही हुआ। सकारात्मक सोच अगर आप रखेंगे, नकारात्मक रखेंगे, तो मेरे ही कुछ जूनियर लोग थे और एमएलए थे, किसी मामले में इसी बिहार में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, डक में ही गिर गए, हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया। ये कहानी है। यूरोप में एक बड़ा राइटर हुआ करता था, वो पत्नी की हत्या के आरोप में जेल चले आए और विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, ठीक है। आनंद मोहन सजा पाकर जेल जाते हैं, मौत से लेकर आजीवन कारावास, और राइटर हो जाता है। दोनों में फर्क है। एक व्यक्ति जो राइटर होता है सजा पाने के बाद पागल हो जाता है, एक व्यक्ति जो पॉलिटिशियन होता है, ठीक है, सजा पाता है अंदर। ये सकारात्मक सोच, आप सोचते कैसा है। आप अगर नकारात्मकता को अपने सर चढ़ने नहीं दिए तो आप जंग जीत गए, जिंदगी जीत गए। ज़िंदगी जीतने की बात की, हम लोग एक सवाल में आपने बीच में हम विषयांतर हो गया हमारा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब जदयू के इस पर टिकट मिला, आप एनडीए के उम्मीदवार लवली आनंद जी हैं, तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से आप किससे बात हुई आप लोगों की? अभी तक किसी से बात हुई है लवली आनंद जी की या फिर आपकी? आप ये क्यों झांकना चाहते हैं किससे? नहीं, जैसे होता है ना, प्लानिंग बनता है ना कि ये कैसे। बात मैं बताऊं कि अगर राजनीति में आपकी आपका कुछ वजूद है ना, टिकटें तभी तो मिलती है, ठीक है। और ये किससे बातचीत हुई, क्यों बातचीत हुई, है ना, ये सब अभी इसका जवाब, ये सब सोचने विचारने, क्यों इस चिंता में डूबने हो? जनता को तो पर्दे के पीछे की कहानी ही जाननी है सर। क्यों पर्दे के पीछे की कहानी जानेंगे? आप राजनीति में एक दूसरे के पूरक होते हैं लोग, ठीक है, एक दूसरे की ज़रूरत होती है लोगों को। और ऐसे में अगर लवली आनंद को इस लायक समझा गया, इसी भर की सीट वो निकाल के ला सकती है। एक एक सीट वैल्यूएबल है। एक वोट से अटल जी की सरकार मेरे चाहने के बाद भी नहीं बची थी, गिर गई थी। मैं वोट किया था अटल जी को, है ना, और सरकार गिर गई थी। सामने ये उदाहरण है, विपक्ष के लिए भी, पक्ष के लिए भी, बीजेपी के लिए तो और ज़्यादा। तो ऐसे में एक एक सीट पर जो स्टार लीडर हैं, कोशिश तो यही होगी ना कि उन लोगों को लड़ाया जाए, मैक्सिमम सीटें हासिल की जाए। उसमें लवली आनंद कहीं इस लायक होंगी, इसलिए एनडीए ने भरोसा जताया, लीडरशिप ने भरोसा जताया। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस विश्वास पर लवली आनंद खड़ी उतरे और बम्पर वोट से जीत के जाए, उस यकीन को और
विश्वास को और जो है मजबूत करें, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये थे आनंद मोहन जी, जिन्होंने लवली आनंद जी की शिवहर सीट पर दावेदारी के बारे में अपनी बात रखी, भरोसा जताया कि उनकी पत्नी सीट जीतने वाली हैं, एनडीए के खाते में एक और सीट यहाँ से जाएगी। साथ ही कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने अभी बोलने से बचे, जैसे पप्पू यादव जी से अपनी नई दोस्ती, या फिर 4 दिसंबर और 5 दिसंबर 1994 का वो घटनाक्रम। इसके लिए उन्होंने कहा कि बात का वक्त कभी तय करेंगे, तब विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पर फिलहाल चुनाव पे उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस सीट पर जदयू की लवली आनंद चुनाव जीतने वाली हैं।